आगे एक क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन हमारा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। लाइन आपकी दे रखी है 2x + 3y = 18 एंड द सर्किल x² + y² = 25। तो अब इंटरसेक्शन की पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये लाइन इसको जहाँ तक इंटरसेक्ट कर रही होगी, माइंड में ये सेटअप ये रहता है। तो सपोज ये लाइन, ये एक सर्किल है हमारे पास और ये कोई लाइन है, ठीक है। तो यदि ये कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा कि ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो लाइन पर भी लाई कर रहे होंगे और उसके सर्किल पर भी लाई कर रहे होंगे। तो वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेंगे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेंगे। या फिर आपने कभी भी टू लाइंस के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट यदि निकालना होता है, सपोज जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, तो क्या करते हैं, दोनों लाइन की इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मतलब पहले से हम y = समथिंग निकालेंगे और उस वैल्यू को नीचे वाली लाइन में हम पुट कर देते, तो वहाँ से मुझे क्या निकल आता था, x की वैल्यू निकल आती थी। और उसी x की वैल्यू को यूज करके फर्स्ट या सेकंड लाइन की इक्वेशन पुट कर लेते हैं और वहाँ से मुझे क्या निकल आता है, फिर y की वैल्यू फाइनली मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाती है। तो ऐसे मुझे x और y का कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आता था। ऐसे मुझे कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट किसी भी कॉनिक्स निकालना होता है और आपको केवल 2 वेरिएबल्स में दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, y = कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इससे मुझे कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ से y = हो जाएगा 18 - 2x / 3। और ये मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन y = समथिंग जो भी निकल के आया है उसमें मैं क्या करूँगा, उसकी सर्किल की इक्वेशन में पुट कर लूँगा। तो सर्किल इक्वेशन में पुट करूँगा तो दिस इज x², यहाँ पे कर लेता हूँ 18 - 2x / 3 होल स्क्वायर = 25। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यदि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। तो सिंप्लीफाई यदि करता हूँ तो टोटल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 13x² - 72x + 99 = 0। ये क्या बन गया, x ने एक क्वाड्रेटिक बन गया। तो क्वाड्रेटिक जब बन जाएगा तो इसके बाद आपको ये चेक करना होगा डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट क्या होता है, जो d होता है वो होता है हमारा b² - 4ac। वो किस केस में होता है, जब हमारी लाइन होती है, वो सॉरी इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ax² + bx + c = 0 है तो डिस्क्रीमेंट आप कैसे निकालते हैं, b² - 4ac। तो आपका डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 हो सकता है, = 0 हो सकता है या लेस देन 0 हो सकता है। यदि आपका ग्रेटर देन 0 है तो x में क्वाड्रेटिक है तो आपको 2 रूट मिलेंगे, x1 एंड x2 दोनों ही डिफरेंट होंगे। इसमें भी 2 रूट तो मिलेंगे बट x1 = x2 होता है। इसमें क्या होता है, इसमें नो रियल रूट, ठीक है, कोई नो रियल रूट, आपको कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि जो इस केस में यदि मैं निकालूं तो नो रियल रूट का मतलब हो गया कि ये जो सर्किल है और मतलब ये आपको पॉइंट्स मिले ही नहीं, इसका मतलब वो लाइन आप कहाँ से, उस सर्किल से दूर होके जा रही है, उसको मतलब टच नहीं कर रही है। इस केस में क्या है कि आपको सिंगल पॉइंट ही मिलेगा, क्योंकि 2 रूट मिले, दोनों ही सेम मिले, तो आपको ये टच वाला पॉइंट मिलेगा जिससे कि हम टेंजेंट निकालते हैं। और ये जो हमने पर्टिकुलर ये बनाया हुआ है तो x1 x2 अलग अलग मिले तो ये वाला केस हमको मिल जाएगा। तो हम b² - 4ac आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कि इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है या 1 भी नहीं मिल रहा है। सपोज यदि आपका डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव निकल आता है तो उस केस में क्या करना है, फिर मुझे इसके दोनों ही रूट निकाल लेते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। फैक्टर हो जाता है, आराम से फैक्टर कर लीजिए। तो इसका फैक्टर जो हो रहा है वो x - 3 एंड 13x - 33 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल गई 3 और दूसरी जो मिल गई वैल्यू वो 33 / 13। और इसी के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से y = जब 3 पुट करेंगे तो इस लाइन की इक्वेशन पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ से मुझे कोऑर्डिनेट मिलेगा 3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट होकर 4 मिल जाएगा। और जब इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 56/13, ठीक है। तो आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, कौन सा मिला, 3 और 4, और दूसरा वाला मिला 33/13 एंड 56/30। तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट्स भी आपसे पूछ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स यदि आपसे देखो पेपर में पूछे तो नहीं जा सकते, यदि पूछेंगे तो क्या करना है कि ये दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे, दोनों को सेटिस्फाइड करेंगे। तो ऑप्शन उठा के हम वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन उठा के मुझे चेक कर लेंगे तो हमें इतनी कैलकुलेशन करने की मैं टेंशन नहीं है। दूसरा क्या चीज़ है, इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सपोज ये इसको इंटरसेक्ट कर रहे थे और ये ए और बी पॉइंट पर कट कर रहे हैं। यदि ए और बी पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो ए बी की लेंथ बताइए, ठीक है। तो इसी में आगे थोड़ा सा पार्ट बढ़ा देता हूँ कि लेंथ ऑफ ए बी
ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए और बी फाइंड आउट करना है। तो आपको यदि कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, तो अब तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना मुझे आता है। तो कभी कभी क्या होता है, हो सकता है कि ये इक्वेशन इतनी इजी ना दे रखी हो, थोड़ी सी टफ दे रखी हो। तो यदि टफ वाला केस आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो एक हमारे पास दूसरा तरीका है, क्या हम क्या करते हैं, यहाँ ये सेंटर है और यदि सेंटर से इसको मिला दूँ तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगी। और इस यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर सपोज पी नाम से है, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा ये हमेशा ही ऐसा होता है कि आप कोई भी कॉर्ड खींच लीजिए, कॉर्ड है हमारी ए बी, तो अब उसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जो होता है ये और ये लाइन का मिडिल पॉइंट होता है। क्या होता है, मिडिल पॉइंट। इसलिए जनरली किताबों में भी देखा हुआ यहाँ पे एम लिखा जाता है, तो ये मिडिल पॉइंट की वजह से। तो मुझे ये वाली एम और बी डिस्टेंस मिल जाए तो इसमें 2 का गुणा कर दूँ तो ये टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी, राइट। तो ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी, मुझे आर पता होता है और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मुझे आराम से आता है और उसकी लेंथ भी निकालना आराम से आता है। तो उसके हिसाब से फिर मैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लूँगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो उससे मैं एम बी की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सही है। तो इसमें क्या कर लूँगा, आर आपको पता है मतलब जो भी आपकी सर्किल की इक्वेशन दे रखी थी उससे आपको पता चल जाता है, ठीक है। जो सर्किल की इक्वेशन दे रखी है उससे आपको सेंटर भी पता चल जाता है। तो फिर क्या करते हैं, सेंटर से जो लाइन दे रखी होती है उस पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकालना भी आता है। क्या करते हैं कि जो भी इक्वेशन लाइन की दे रखी होती है तो उसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं, मतलब उस जो सेंटर के कोऑर्डिनेट सपोज अल्फा कॉमा बीटा निकल के आए तो मैं अल्फा कॉमा बीटा को इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर एंड वाई के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, उससे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो पी आपका निकल आया। जब पी निकल आया तो हमारा एम बी आराम से निकल आएगा। एम बी जो होगा वो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। जब आपको एम बी पता चल गया तो जो ए बी होगा वो जस्ट डबल होगा एम बी के, ठीक है। तो ऐसे मैं इस लेंथ को आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका कभी कभी एक क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन ये आता है उसमें क्या होता है कि सर्किल की इक्वेशन है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और जो लाइन है वो हमारी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये जो लाइन है इस सर्किल को ऐसे कट कर रही है। तो ये बताना है कि जितना ये कट कर रही है, कट को बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। ए बी जो है वो कहलाएगा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट किसका, बाई द लाइन टू द सर्किल, ठीक है। तो आपको ए बी इंटरसेप्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको इसका जैसे मैंने ये कैलकुलेट किया है वैसे ही कैलकुलेट ही करना होता है, लेकिन हमको डायरेक्ट बार बार फार्मूला पूछ लिया जाता है तो इसलिए इसका फार्मूला भी याद कर सकते हो। दिस इज 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। तो उससे भी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये स्पेशली यूज कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की फॉर्म में दिया हो और जो लाइन की इक्वेशन है वो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में दिया हो, तभी यूज कर पाएंगे, अदरवाइज इसको यूज नहीं कर पाएंगे। आगे इसमें क्वेश्चन देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 वाट वैल्यू ऑफ सी विल बी द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस सी बी अ टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। जो वैल्यू हमें सी फाइंड आउट करनी है वो सी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है जिसको आपको फाइंड आउट करना है, केवल एक ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि ऑलरेडी वो इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी टेंजेंट है। तो टेंजेंट यदि है तो टेंजेंट के केस में मैंने एक तो आपको कंडीशन आपको याद ही करा दी थी कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, वो ये के लिए तभी अप्लाई होगा जब इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो लाइन है वो हमारी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का होना चाहिए, तभी ये अप्लाई हो सकता है। यदि ये क्वेश्चन इस तरह की क्वेश्चन नहीं होती तो मुझे ध्यान रखना है कि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकालते हो ऐसे करके जो P निकालते हो तो वो क्या होना चाहिए, P और R आपस में इक्वल होनी चाहिए, उसको हम अप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारा फाइनल आंसर कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो उसे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को कंपेयर कर लीजिए कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी यूज कर रहे हो, 2 यूज कर रहे हो, और c के बदले c ही यूज किया जा रहा है। और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से देखा जाए ए स्क्वायर इक्वल टू 5 है तो आपको ए इक्वल टू कितना है, अंडर रूट 5 होगा, ठीक है। तो चलो सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर ही है आपका, ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी 5 है, 1 प्लस एम की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो एम स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5,
तो c इक्वल टू आपका +-5, तो c आपका +5 भी हो सकता है एंड -5 भी हो सकता है। नेक्स्ट काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें खासकर जो टेंजेंट, सर्किल और पॉइंट, ये पॉइंट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। उससे मतलब यदि आपका पॉइंट, आपका यदि सपोज ये कोई सर्किल दे रखा है, पॉइंट यदि आपका यहाँ पे अंदर दे रखा है, ठीक है, और इस पॉइंट से पास होने वाली कोई टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो भी बनाएंगे तो वो हमेशा कट करेगी, कभी टेंजेंट नहीं बना सकती है, ठीक है। तो अब वो पॉइंट कहाँ होने चाहिए? पॉइंट हो सकता है आपका बाउंड्री को, तो सिंगल एक बाउंड्री पॉइंट है तो वहाँ से एक लाइन खींच लीजिए जो कि सिंगल उसी पॉइंट को टच करती हो, तो वो भी एक टेंजेंट बन सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि कोई पॉइंट आपको बाहर दे रखा है, वहाँ से आपको क्या करना है, उस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट आपका आराम से ये भी बन सकता है, और इस लाइन से पास होने वाला एक टेंजेंट ये भी बन सकता है। तो इस तरह से आपको, यदि बाहर पॉइंट है तो वहाँ से आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। यदि वो पॉइंट ऑन द बाउंड्री है तो केवल आप एक ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक ही ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस पर तो क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट ये है और इस पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट तो हमेशा 2 बनेंगे। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन में यूज करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। और एक इसी भी क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपको 2 टेंजेंट बनेंगे तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन पूछी जाती है। तो कंबाइंड जब इक्वेशन पूछी जाती है तो उसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, S इक्वल टू t²। तो इन सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ कि सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो आपसे पूछा जा रहा है, आपको एक सर्किल की इक्वेशन दे रखी है x² + y² इक्वल टू a², तो जिसका सेंटर आपको पता ही है 0,0 और उसकी रेडियस है वो है a, दिस इज रेडियस a और सेंटर इज 0,0, ठीक है। तो आपको ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको फाइंड टेंजेंट ऑफ स्लोप m, एक आपको टेंजेंट बनानी है जिसकी स्लोप m होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी स्लोप जब m होगी तो जैसे कि मान लो सपोज स्लोप m का मतलब आपने ले लिया 1030, तो मतलब कि 30 एंगल बनाती हो x एक्सिस के साथ। तो ये 2 तरीके से बन सकता है। तो जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री ऐसे कुछ बनता है, तो 30 डिग्री के एंगल पर एक लाइन आप ऐसे खींच सकते हैं, तो एक लाइन आपकी इधर भी 30 डिग्री पे बन सकती है जो कि ऊपर वाली लाइन के जस्ट पैरेलल ही होगी। तो पैरेलल लाइन की स्लोप होती है दोनों की सेम होती हैं। तो कभी भी जब ये क्वेश्चन आएगा कि m स्लोप की आपको टेंजेंट खींचना है तो एक नहीं बनेगी, हमेशा कितनी बनेगी? 2 बनेगी। और वो दोनों के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी कि y इक्वल टू mx + c होता है आपका, और c आपने इस कंडीशन देखो आपने पढ़ा था c² इक्वल टू a² 1 + m²। तो यहाँ पे यदि मैं c कैलकुलेट करूँ तो c इक्वल टू +- a √1 + m² हो जाएगा। तो उसी को मैं यूज कर लूँ +- a √1 + m²। तो यहाँ से एक इक्वेशन प्लस के लिए हो जाएगी, एक इक्वेशन माइनस के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी 2 इक्वेशन तैयार होंगी और दोनों में m की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब दोनों की स्लोप तो सेम रहेगी, बट c की वैल्यू चेंज होने से वो दोनों लाइन अलग अलग हो जाएंगी। मतलब कि स्लोप सेम है, c अलग अलग है, तो दोनों लाइन अलग अलग होंगी और पैरेलल होंगी, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको स्लोप जब भी जितनी बताई जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको m ले लिया जाएगा, और a आपको पता ही है mx आपको डायरेक्ट वैसे ही लिखना होता है, इसमें कोई चेंज नहीं करना होता है। तो एक इक्वेशन आपकी ऑलरेडी तैयार हो जाएगी। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि जहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, सपोज ये P पॉइंट पे टच कर रहे हैं और सपोज ये Q पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताइए। तो P के कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली बात अलग होगा। तो कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पर यहाँ पे जैसे कि मैंने लिया हुआ है +- am/√1 + m², दूसरा है -+a/√1 + m²। मतलब जब मुझे यहाँ पे प्लस लेना है तब मुझे यहाँ पे माइनस लेना होगा, और जब मुझे माइनस यहाँ पे लेना होगा तब यहाँ पर मुझे प्लस लेना होगा, ठीक है। तो ऐसे 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट बन गए। तो इसको याद कैसे रखना है? तो इसको ऐसे याद रखना है, I am a square root of 1 + m², m a square root of 1 + m²। तो I ये तो यूज करनी है, m a √ मतलब कि स्क्वायर रूट 1 + m², ठीक है। तो ये याद रहते हैं। कभी कभी होता क्या कि पेपर में कन्फ्यूजन हो जाता है कि a यहाँ था कि am यहाँ था, ठीक है। तो ये आपस में कभी कभी इंटरचेंज हो जाते हैं, इसलिए याद रखना। तो I am a square root of 1 + m²। तो इससे हमेशा याद रखेंगे। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, जब यहाँ प्लस होगा तब यहाँ माइनस लेना है, जब यहाँ माइनस होगा तब यहाँ पर प्लस लेना है। और a m सारी वैल्यू आपको पता होंगी, जब सारी वैल्यू पता है पुट करना है और कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, आपको जैसे एक सर्किल दिया हुआ है और उस पर कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है उसकी बाउंड्री पर, तो उसकी बाउंड्री पे यदि कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है तो टेंजेंट की इक्वेशन
कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको सर्किल की इक्वेशन दे रखी हुई, उसमें एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, एक्स होगा, वाई होगा, मतलब एक्स की 1 डिग्री, वाई की 1 डिग्री और कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा होगा, ठीक है, और जैसे मान लो सपोज ये x1 y1 था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वहाँ पे x इंटू x1, जैसे कि मैं सपोज ये ले लूँ 2,3, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। बाई स्क्वायर बाई इंटू बाई वन रिप्लेस करना होगा, तो यहाँ पे बाई वन की वैल्यू 3 है, तो ये 3y रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जहाँ पे 2x लिखा होगा, जैसे 2gx 2f होता है, तो वहाँ क्या करना है, 2x बदले x प्लस x1, तो इसके अकॉर्डिंग x प्लस 2 हो जाएगा। और 2y बाई प्लस बाई वन यहाँ पे मैंने 3 ले रखा है, तो बाई प्लस 3 हो जाएगा। बस इस इक्वेशन में पुट करना है और धीरे से एक लाइन में सिंप्लीफाई कर लेना है, बड़े प्यार से आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट है आपका कि कोई जो पॉइंट दे रखा है वो आपको दूर दे रखा है, ठीक है, दूर दे रखा है, तो वहाँ से आपके 2 स्लोप खींच सकती हैं, 2 टेंजेंट खींच सकती हैं, एक ये, दोनों की स्लोप तो अलग अलग होंगी, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास तो कॉमन होगा, तो पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली 2 यहाँ पे टेंजेंट बनेगी, तो एम के लिए, उसके लिए एम की दोनों की वैल्यू अलग लगाएंगे, एक एम की वैल्यू यूज करोगे एक इक्वेशन मिलेगी, दूसरी एम की वैल्यू यूज करूँगा तो दूसरी इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके में क्या करना है कि आप देखो कोई भी पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, बाई माइनस बाई वन, और क्या होती है, एक्स माइनस x1, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि उसकी जो स्लोप है वो m है, ठीक है, इसकी भी m ही मान लेते हैं, तो क्या होगा, m की 2 वैल्यू आएगी, दोनों के अपने अलग अलग आंसर हो जाएंगे। तो अब इसके बाद हमें प्रॉब्लम क्या होगी, तो x1 और y1 तो आपको दे रखा था, प्रॉब्लम होगी केवल m कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये तो मान ही लेते हैं कि इसकी टेंजेंट है, यदि टेंजेंट है तो उसके जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, p और r की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो p और r, तो यही अप्लाई करना है, मुझे फंडा अप्लाई करना है कि परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस। तो जब मैं इस चीज़ को अप्लाई कर दूंगा तो अपने आप m की 2 वैल्यूज निकल आएंगी, उन 2 वैल्यूज को यूज करके 2 आंसर तैयार कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी पॉइंट एक है x1 y1, ठीक है। तो इसकी कंबाइंड इक्वेशन, जैसे इससे 2 आंसर मिलेंगे तो दोनों आंसर आपको अलग अलग बताने होंगे, लेकिन दोनों इक्वेशन का यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो एक कंबाइंड इक्वेशन मिलेगी, वो ये तैयार हो जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे दोनों आंसर निकाल लीजिए, दोनों इक्वेशन का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो तो ये तैयार हो जाएगा। या फिर एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला है, वो है हमारा एस डैश इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एक टी आपको जैसे ये रिप्लेसमेंट करते हैं, तो इस तरह से जो रिप्लेसमेंट किया जाता है वो टी कहलाता है, ये आपको पता है। और जो आपको ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी होती है, ठीक है, तो जैसे कि आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2f प्लस सी, ये एस कहलाता है। जो एस डैश या कभी कभी S1 भी यूज करते हैं, तो ये जो कहलाता है, इस कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं उनको पूरा पूरा पुट कर दीजिए। दिस इज x1 स्क्वायर, दिस इज y1 स्क्वायर, 2gx1 2f प्लस सी, ये एस डैश कहलाएगा। इसका टी आपको पता है, टी में क्या कर लेंगे, जो एक्स स्क्वायर है हमारा वो हो जाएगा x1, वाई स्क्वायर बाई वन हो जाता है, 2gx है वो हमारा x प्लस x1 हो जाता है, और 2f है वो हमारा बाई प्लस बाई वन हो जाएगा, और ये c। तो एस डैश और टी इस हिसाब से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, इनको मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो एक लीनियर इक्वेशन आएगी। तो लीनियर इक्वेशन में अधिकतर 3 टर्म्स होते हैं, उन 3 टर्म्स का होल स्क्वायर ओपन करना आना चाहिए। तो जैसे a प्लस बी प्लस सी का यदि होल स्क्वायर करते हैं, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे a प्लस बी प्लस सी का यदि होल स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर आना चाहिए, और इधर तो और जो एस डैश है वो एक पर्टिकुलर नंबर होगा, उस नंबर का इसमें गुणा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। दे रखा है फाइंड द टेंजेंट ऑफ स्लोप √3, स्लोप √3 ऐसे कर लेता हूँ, और दिस इज m की वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है। स्लोप डायरेक्ट दिया हुआ है, कभी कभी ऐसे दे सकते हैं, हैविंग एन एंगल 60 डिग्री विद द x एक्सिस। तो x एक्सिस साथ लाइन जितना एंगल बनाती है उसका मैं 10 ले लेता हूँ, तो मतलब कि जैसे 60 बना रहा है तो 10 60 ले लूँगा, तो वही उसका स्लोप कहलाता है, क्योंकि m इक्वल टू tan थीटा होता है, राइट। टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो ए की वैल्यू आपको पता चल गई होगी 2 होगी, ठीक है। एम और ए हो गया। अब ये कह रहे हैं फाइंड पॉइंट, आल्सो फाइंड क्या करना है, आल्सो फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले जो पढ़ाया था आपको, तो ये ऑफ स्लोप एम कैसे निकालते हैं, एम एक्स प्लस माइनस ए √1 प्लस m स्क्वायर, सारी चीज़ें आपको पता है।
तो पुट कर लीजिए बाई इक्वल टू दिस इज अंडर रूट 3x प्लस माइनस ए की वैल्यू आपकी 2 है, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, दिस इज़ 3 और सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज अंडर रूट 3x प्लस माइनस ये टोटल 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हो गई आपकी अंडर रूट 3x प्लस 4, दूसरी इक्वेशन हो गई अंडर रूट 3x माइनस 4। ठीक है, तो आपके यहाँ से 2 इक्वेशन तैयार हो गई हैं, तो दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं और दोनों ही आंसर लिखे भी हो सकते हैं पेपर में, या उनमें से कोई एक हो सकता है। आल्सो फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो दिस इज मैंने आपको क्या लिखाया था, आई एम ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये फार्मूला याद बना रहे, यही सब इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ए और एम की वैल्यू अधिकतर आपको डायरेक्ट दे रखी होती है। तो ए और एम की वैल्यू आप यूज कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस ए की दिस इज रूट 3, ए की वैल्यू है आपकी 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 3 एंड 1 प्लस 3। यदि इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज प्लस माइनस ये टोटल 2 सॉल्व होकर आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो प्लस माइनस का अंडर रूट 3, यहाँ से 2 सॉल्व तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये माइनस एंड प्लस दिस इज एंड 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा हमारे पास, 1 बचा। ओके, तो एक आंसर, तो इससे हमारे 2 आंसर बन गए। क्या हो जाएंगे, पहला वाला जब प्लस लेना है तो वहाँ माइनस लेना है, तो अंडर रूट 3 कॉमा माइनस 1। दूसरा हो जाएगा जब माइनस अंडर रूट 3 तो नीचे वाला प्लस साइन है, तो ये प्लस बन लिया जाएगा। तो 2 कॉन्टैक्ट मिलेंगे, आपको पता था, मैंने लाइन जब बनाया था तो मैंने क्या बनाया था, जैसे ये सर्कल था तो एक स्लोप ये 2 बनेंगे, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक आपको यहाँ पर मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सी लाइन का है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा जाएगा। दूसरा पूछ रहे हैं फाइंड द टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन होता है एट पॉइंट का होता है, एक होता है जैसे टेंजेंट थ्रू 7,1, ठीक है, या फ्रॉम द पॉइंट। तो फ्रॉम द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट, ये जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली वो पॉइंट्स आपको बाहर दे रखे होते हैं, लेकिन एट पॉइंट ये जो वर्ड होता है वो हमेशा बाउंड्री पर ही दिया होता है। एट का मतलब पर, ठीक है, तो बाउंड्री पर ही होता है। तो ये बाउंड्री, ये आपको सर्कल दे रखा है और बाउंड्री पर ये वाला पॉइंट आपको दे रखा है, तो आपको मैंने आपको बताया था इसकी इक्वेशन होती है t = 0, तो जिसमें क्या करते हैं x² इस तरह से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट करता हूँ, x² दे रखा है, यहाँ पे 4 है, तो ये दिस इज 4x बाई स्क्वायर एंड -1, तो एक -1 हो जाएगा, एक बाई दिस, और यहाँ पे -30 है, तो इसको मैं पहले बात ये 2gx से कंपेयर होता है, तो यहाँ पे 15 ले लीजिए और जो आधा बचा है वो अंदर हो जाएगा, तो x + x1 में चला जाता है, x + 4 हो जाएगा, इसको भी आधा कर दीजिए, यहाँ पे बाई -1 हो जाएगा, और इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं, +1 0 9 या जो भी कुछ दे रखा हो इसको वैसे ही करते हैं। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4x माइनस बाई माइनस का 15x -60 + 3y माइनस का 3 + 109 = 0। 4x माइनस ये दोनों के साथ कर लीजिए, माइनस का 11x हो गया, इसको मैं काट देता हूँ, -11x बाई यहाँ पर है, बाई यहाँ पर, ये टोटल 2y हो गया, तो दिस ये भी उठ गया, तो ये हो जाएगा -63 109 -63। अब कैलकुलेट अपना कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब ये टेंजेंट की इक्वेशन निकल आई है एट द पॉइंट 4,-1। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट 7,1 टू द सर्किल। ठीक है, तो थ्रू द पॉइंट अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली आपके बाहर से कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं। ठीक है, आप यदि सपोज ये धोखे में यदि बाउंड्री पर भी होगा तो उस केस में क्या होगा, एम की जो वैल्यू है वो 2 ना मिलकर केवल 1 ही मिलेगी, तो जब 1 मिल जाएगी तो आपकी टेंशन खत्म होगी, तो 1 मिल जाएगी तो एक, तो जब ऑन द बाउंड्री होता है तो वैसे भी 1 बनता है। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो जो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उससे भी आंसर जो ये मिला हुआ है वही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, चलो मैं ये कोऑर्डिनेट लेता हूँ 7,1। तो यहाँ से कोई टेंजेंट यदि पास हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, तो मैं इससे एक टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा, तो दिस इज बाई -1 एंड x -7। तो यहाँ से पास हो रही है इसलिए मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर m लिख लिया, क्यों, क्योंकि मुझे अभी स्लोप नहीं पता है। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सारी चीज़ें या तो इधर लिख लेता हूँ, सारी चीज़ें या तो उधर लिख लेता हूँ। तो जौन सी में आपको सुविधा लगी उसको लिख लीजिए, तो मैं सारी चीज़ें उसको उधर ले जाता हूँ,
एम एक्स माइनस वाई वाला लिख लेता हूँ और फिर कांस्टेंट वाले टर्म्स लिख लेता हूँ। दिस ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन। और सर्किल की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई दिस। तो इसका पहले रेडियस लिख लेता हूँ, रेडियस आपको 5 दे रखी है और सेंटर कितना दे रखा है इसका 0,0। ठीक है, तो अब इसमें क्या करता हूँ, इस जैसे ये आपकी टेंजेंट है तो यहाँ सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, रेडियस के इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं पी कैलकुलेट कर लेता हूँ और पी इक्वल टू आर और आर इक्वल टू 5। तो पी कैसे कैलकुलेट, 0 से इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर करता हूँ, मतलब इस वाली लाइन पर। ठीक है, तो इस वाली लाइन पे यदि परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा तो ये ध्यान रखने का हमेशा ही मॉड वैल्यू ली जाती है, क्योंकि आंसर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी जो कैलकुलेशन प्लस माइनस कुछ भी होगा, लेकिन परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे होनी चाहिए, हमेशा ही पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये मॉड जरूर लगा लेना, यदि मॉड आपने नहीं लगाया तो आंसर आपके गलत भी हो सकते हैं। तो ये यदि हम कैलकुलेट करें तो ये कितना हो गया, m इंटू 0 हो गया माइनस ये 0 हो गया और ये हमारा 7m प्लस 1 हो गया और डिवाइडेड बाई करूँगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर लिख देता हूँ ऐसे सीधे सीधे दिस, और दिस इज इक्वल टू 5। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 7m डिवाइडेड बाई अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, यदि जो मॉड है, मॉड ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है तो इसका मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ तो टेंशन हमारी खत्म हो जाएगी। या फिर मॉड को इधर पहुँचाऊंगा तो प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो दो इक्वेशन आने से अच्छा है कि कोई अंडर रूट भी है, अंडर रूट का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो सच आप यहाँ पे प्लस माइनस कर लीजिए और अंडर रूट करेंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट आपका खत्म हो जाएगा और बाद में इधर मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे। तो ऐसे जब करेंगे तो हमारा कुल मिला के हो जाएगा 1 माइनस 7m होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा 25। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, होल स्क्वायर ओपन करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करके सब कुछ इधर ले आइए। तो जो फाइनल इक्वेशन बन रही है हमारी वो बन रही है 12m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर देखो m की वैल्यू यदि 2 मिली तो यहाँ से 2 टेंजेंट बनेगा और ये आपका जो पॉइंट होगा बाहर होगा। यदि m की वैल्यू केवल एक ही मिलती है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑन द बाउंड्री था तो केवल एक ही टेंजेंट बननी थी। और यदि m की वैल्यू सपोज आपको मिली नहीं, मतलब कि डिस्क्रीमेंट आपका नेगेटिव आ गया, तो उस केस में क्या होगा कि जो पॉइंट था वो अंदर था, अंदर होने की वजह से उस पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी यूजफुल वाली चीज़ हमारी। तो यहाँ से मैं m की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो m की वैल्यू इसकी फैक्टर हो जाएंगे 4m प्लस 3। आप सीधी तरह 4 सूत्र लगा लीजिए, कुछ भी ना कर सकते हैं तो यहाँ से m की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -3/4 एंड 4/3। इस m की वैल्यू के क्या करेंगे कि जो आपने इक्वेशन ये मानी हुई थी दिस इज इक्वल टू या दिस इज इक्वल टू, जिसमें भी आपको वहाँ पे पुट कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे। क्योंकि m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 अलग अलग आंसर मिलेंगे। तो आपको पता है 2 अलग अलग आंसर होंगे तो किस केस में होगा, वो इसी केस में होगा। क्योंकि यहाँ पर ये 7,1 यदि आप चेक करना चाहें तो 7,1 आपका सर्किल से बाहर पॉइंट था, इसलिए आपको 2 मिले। आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,3 टू द सर्किल। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, क्या होता है एस डैश इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एस लिख लेता हूँ। तो एस में बस ये बहुत ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 होनी चाहिए। यदि 1 नहीं है तो पहली बात तो सर्किल के इक्वेशन दोनों सेम होंगे, उन दोनों क्या करेंगे उस नंबर से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दूंगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 कर लूँगा। ठीक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 बाई प्लस 20, ये आपका s हो गया। जो S1 होगा वो किस कोऑर्डिनेट पे है, 4,3 पर। ठीक है, तो क्या करूँगा इस इक्वेशन 4,3 में पुट कर दूंगा पूरा। तो ये 4 चौकू 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 12 चौकू 48 और ये हो जाएगा 12 तिया 36 प्लस 20। और इसको मैं कैलकुलेट अब करेंगे तो दिस इज अबाउट 33 आ रहा है। ठीक है, और ये t कैसे निकालता हूँ, t मैं आपको बताया था कि यहाँ पे 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3y, इसको मैं आधा लिख लेता हूँ और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4
यहाँ पे 12y है, तो इसको भी मैं आधा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा y+3 और 20 को सॉरी ये जो 20 लिखा है इसको मैं टच नहीं करूँगा। तो आपको s मिल गया, s1 मिल गया, t मिल गया। अब ये पूरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन में जो पहले जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें मैं पुट कर लूँगा। पुट करने के बाद धीरे धीरे कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। तो इसमें पुट करना है, ये वाला भी इसमें पुट करना है और ये वाला भी इसमें पुट कर लेना है, ठीक है। तो ये पुट करने के बाद आंसर निकल आएगा। और ये जो क्वेश्चन है मोस्टली पेपर में नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं और फार्मूला बहुत सिंपल सा है इसका, तो इसकी वजह से नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब आगे क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे टेंजेंट नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, नॉर्मल पूछा गया है और एट द पॉइंट 0,0, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमेशा दिया होता है वो एट का ही क्वेश्चन आएगा और ये मतलब बाउंड्री का ही पॉइंट है। किसका पॉइंट है, बाउंड्री का। तो ये सपोज P 0,0 है, इसका सेंटर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो अच्छा नॉर्मल क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। तो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि किस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना रहे हो, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट बना रहे हो उसी पॉइंट पे ही आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो आप पहले इस जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पे क्या कर लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो आपको ये पॉइंट किस है, बाउंड्री पे दे रखा है। तो बाउंड्री पे मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालना बहुत आसान होती है। क्या होता है, t=0 से निकाल लेता हूँ। जब ये इक्वेशन आपको फाइंड आउट हो गई और ये आपको पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स भी पता है, ठीक है। तो अब जो नॉर्मल होगा, यहाँ पे नॉर्मल जब खींचोगे वो हमेशा ही उसके रेडियस से पास होगा। कहाँ से पास होगा, रेडियस से। तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन पता है और उस पॉइंट से पास होने वाली नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालना बड़ा आसान है, या फिर सेंटर से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, ठीक है, जो कि क्या हो, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जैसे कि सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेता हूँ। तो ये इक्वेशन जो दे रखी थी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो 3x² वगैरह दे रखा है, तो सॉरी कहाँ पर थे, यहाँ मैं सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लूँगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन किस पॉइंट पे, 0,0 से निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब निकालूंगा तो 3 यहाँ पे देखो x × 0 + 3y × 0, इसको मैं आधा कर लेता हूँ, ये पहले बता दिया। तो x + 0 माइनस इसको भी आधा कर लूँगा, y + 0 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 0, कुल मिला के ये -2x - 3y, तो और माइनस कॉमन लेकर हटा दूँ तो 2x + 3y = 0। तो ये तो आपकी किसकी इक्वेशन मिली है, ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है। अब टेंजेंट की इक्वेशन है तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो ये मैंने बताया था, इन दोनों के कोऑर्डिनेट आप चेंज कर लीजिए। तो ये 3x कर दीजिए और ये 2y कर दीजिए और इन दोनों के साइन किसी को चेंज कर दीजिए। मैंने सपोज इसको चेंज कर लिया और यहाँ पे +λ = 0, ठीक है। अब ये लैम्डा कैसे फाइंड आउट होगा, लैम्डा क्यों फाइंड आउट होगा, तो यहाँ ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, 0,0 से पास हो रही है, ठीक है। ये जो लाइन कहाँ से पास हो रही है, 0,0 से यदि सेटिस्फाइड कराएंगे तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको 0 ही मिलेगी। तो 0 की वैल्यू मिल गई तो आपको फाइनल जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो आपकी बन जाएगी 3x - 2y = 0, ठीक है। तो इससे जो फाइनल आंसर आपका यही हो गया। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है और इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे बोला जाए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कीजिए, तो आपको कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है x1, y1 नाम से। तो यहाँ से आपको टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। आप यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर भी खींच सकता है, ये मैं पहले ही बताया था। ये टेंजेंट हमेशा 2 बनते हैं, एक इस साइड ही बन सकता है, ठीक है। तो आप चाहे P से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालिए, चाहे P से यहाँ तक, सपोज T' नाम दे दूँ, तो ये दोनों ही डिस्टेंस सेम होंगी। तो आप कोई जो भी निकालेंगे आंसर सेम ही आना है। तो इक्वेशन जैसे सपोज आपको सर्किल की इक्वेशन इस फॉर्म में आपको दे रखी है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। और कोऑर्डिनेट आपको जो पॉइंट है उसके है x1, y1। तो हम क्या करेंगे, आपको S1 निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे S1 निकाला था, ठीक है, कभी कभी पेपर में S' भी लिखा होगा, ठीक है। तो वो मुझे कैलकुलेट कर लेना, मतलब सीधे सीधे इस पॉइंट को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा और उसकी अंडर वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन दे रखा है 2x² + 2y दिस करके। तो यहाँ पे जब मैं S' इस इक्वेशन को मैं क्या मानूंगा, यहाँ से जो इतने पार्ट को इसको S बोला जाता है। तो जब मैं S1 निकालूंगा तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे पहले 2 से मुझे डिवाइड करना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा कि 2 का मल्टीप्लाई होकर मुझे S1 गलत निकल आएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन जो होनी चाहिए वो x² + y² इस फॉर्म की होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा कि S को सही करूँ, x² + y² - 7/2 x - 9/2 y
-13/2 = 0। ये हमारा S1 है। अब इसके बाद मैं पुट करूँगा एक और जो क्वेश्चन आता है वो अधिकतर पेपर में ही आता है और यही मिस्टेक हो जाती है। लड़के क्या करते हैं, इस पॉइंट को डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं और उसकी अंडर रूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कि आंसर ABCD में पक्का लिखा होगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा और नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर आएंगे कि मैं तो बिल्कुल सही करके आया, बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन बाद में पता लगेगा आपको नंबर कितने मिले, -1। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए। S1 यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट हमारा 3 एंड दिस, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3² - 4² -7/2 × 3 -9/2 × -4 एंड -13/2। ये S1 हो गया। ठीक है, तो S1 और कैलकुलेट करो, दिस 16 माइनस का 21 एंड 2, दिस इज प्लस 2 कट जाएगा, ये 18 हो जाएगा एंड माइनस का 13/2। और इसको आगे और कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे दिस, तो 16 9 25, 25 और 18 43 होता है, और माइनस 21 और 13 34, 34/2 17 होता है। तो 43 17 घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास, 26। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26, सॉरी ये आंसर नहीं हुआ, ये तो S1 की वैल्यू निकल के आई अभी, तो इसको काट दो। तो जो मुझे डिस्टेंस निकालनी है PT, तो वो निकलेगा √S1। तो आंसर आपका फाइनली √26 आएगा। ठीक है, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला है कि अधिकतर क्वेश्चन जो भी करें, स्टैंडर्ड सर्किल इक्वेशन हमेशा x² + y² होती है, तो उसको ही यूज करें। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। जैसे ये वाला था S1 = t², ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन ये स्पेशली गलत करने के लिए ही देते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखना है।